हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। जैसा आप जानते हैं सूडो का मतलब फॉल्स। तो सूडो ऑर्डर का मतलब हो गया कि यदि हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से जो रेट इक्वेशन लिख के ऑर्डर निकाल रहे हैं और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग है। इसका मतलब एक्सपेक्टेड ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर। तब ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। यदि मान लिए मॉलिक्युलरिटी 2 नजर आ रहा है और उसके बेस पे हम सोच रहे हैं कि यहाँ तो ऑर्डर 2 होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट कह रहे नहीं, ऑर्डर सिर्फ एक ही है क्योंकि दूसरे जो रिएक्टेंट है उसके ऊपर कोई रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है। तो वैसे केसेस में हम कहेंगे सूडो ऑर्डर। अब एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये कंडीशन तो डाल देते हैं, सूडो ऑर्डर फॉर सूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां पे एक है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो यहां लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू। अब एक्सपेरिमेंटल आपने देख लिया और यहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ और है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर। हम कैसे ऑर्डर के एक्सपेक्ट करते हैं देखेंगे। पहले रिएक्टेंट जो है कौन कौन से हैं और वहां पे रेट किस तरह से हो सकता है। वहां जो एक्सपोनेंट आया ऑर्डर का वो, और इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट बता रहा है वो दोनों डिफरेंट होना चाहिए। यदि एक्सपेरिमेंटल भी वही है और कैलकुलेटेड भी वही है तो फिर तो ये मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर इक्वल हो जाएगा और वो हो जाएगा एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज इन विच ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी बोथ आर इक्वल। तो एक और पॉइंट यहां आ जाएगा, इन एलिमेंट्री रिएक्शंस ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी। ये तो दो चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है। एलिमेंट्री रिएक्शन में तो ऑर्डर जो है वही मॉलिक्युलरिटी है, लेकिन ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर ऑर्डर हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कुछ और बोल रहा है, वो हो जाएगा सूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब ऑर्डर 1 है, 2 है, 0 है, वो देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे देखिए एक एल्काइल हैलाइड में ले रहा हूं, तो यहाँ पे पहला केस हो जाएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ आरसीएल। ये हमारा एक एल्काइल हैलाइड है। इसमें हम देखेंगे कि रिएक्शन जो है इस तरह से होता है, आरसीएल और हाइड्रोलिसिस है, आप वाटर के साथ ले रहे हैं, यहां से OH आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ROH और प्लस HCl। अब बताइए हम इस रिएक्शन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्ट हम ये कर सकते हैं, तो R ये है एक्सपेक्टेड, ये आ जाएगा एक कांस्टेंट K RCl एंड इनटू H2O, और यहां पे हम ले लेंगे ये H2O क्योंकि ये दो रिएक्टेंट हैं, ये दो रिएक्टेंट हैं। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटल लेते हैं तो यहां पे हमें मिलता है सिर्फ एक कांस्टेंट और ये सिर्फ RCl जिसके ऊपर 1 है। इसका मतलब ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि रिएक्शन तो ये बायोमॉलिक्यूलर नजर आ रहा है, रिएक्शन जो है बायोमॉलिक्यूलर है। और यदि एक्सपेक्टेड जो रेट इक्वेशन हम लिखेंगे वहां पे एक्सपोनेंट इसका 1 है, इसका 1 है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है 2। फिर हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने देखा कि चाहे कंसंट्रेशन वाटर का कम करो, ज्यादा करो, कुछ भी करो, उससे रेट जो है चेंज नहीं हो रहा है। रेट सिर्फ किससे चेंज हो रहा है, ये अल्काइल हैलाइड से। तो यहां पे हमने K डैश लिख दिया। क्यों, अब थोड़ा सा ये हटके होना चाहिए, K तो पहले से ही था। अब ऐसा क्या हुआ कि वाटर का इस पे कोई रोल नहीं है, तो इससे मालूम चल रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1 मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये हो गया सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या तो हम कहेंगे सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्यों सूडो यूनिमॉलिक्यूलर हुआ, क्योंकि इन्वॉल्व तो रिएक्शन में लग रहा है एक ही है एक्सपेरिमेंट से, लेकिन यहां कैसा लग रहा था 2। तो चाहे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो,
चाहे सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो, दोनों एक ही चीज है, जिसमें कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल अलग है और हम एक्सपेक्टेड वैल्यू अलग ले रहे हैं। अब इसको देखते हैं, ये के डैश आखिर है क्या। अब ये देखिए, जस्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि इसके हाइड्रोलिसिस में जो दो प्रोडक्ट बने उसके अनुसार हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट जो है ये दोनों पे डिपेंड होगा। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखते हैं कि रेट जो है सिर्फ मिथाइल क्लोराइड हो चाहे इथाइल क्लोराइड, जो एल्काइल हैलाइड है, सिर्फ उसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, ये वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अब हम यहां पे देखेंगे, यदि एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन हम लिखें, जो एक्सपेरिमेंट है उसके अनुसार जो रेट इक्वेशन आ रहा है उसके अनुसार आ रहा है के डैश ये RCl। देखिए इसमें वाटर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो के डैश है वो ये के और वाटर के प्रोडक्ट का है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर के डैश इज, यहां पे हम लिख देंगे के इनटू H2। अब आपको मालूम है कि जो मोलर कंसंट्रेशन, यदि आपने मोलर कंसंट्रेशन लिया मतलब मोल इन 1 लीटर, तो यदि हम वाटर लेते हैं, वाटर 1 लीटर, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 kg। भाई डेंसिटी यदि आप 1 ग्राम पर ml लोगे तो 1 kg 1 लीटर हो गया। अब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ये होगा 1000 डिवाइडेड बाय 18। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमने कैसे निकाला, नंबर ऑफ मोल ये है वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, और ये आता है 55.5। अब ये सोचिए कि मोलरिटी कहीं 0.1 है, कहीं 0.2 है या 1 और 2 है, यहां पे 55.5 जैसे यदि बड़े वैल्यूज हों तो ये तो हम मान के चलेंगे ये कांस्टेंट है। अब इसमें से 2-4 ml यदि पानी निकाल भी दे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई ज्यादा नहीं। तो इसलिए जो है ये के डैश इज इक्वल टू के इंटू, ये हो गया वाटर का कंसेंट्रेशन, मतलब ये के इंटू 55.5 हो गया। ये 55.5 कैसे आया वो मैंने बताया। तो अब यदि मान लिए हमारा फाइनल जो एक्सप्रेशन है रेट का आ रहा है, रेट के डैश RCl, ये देखिए 1। तो यहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, तो यहां पे लिख देंगे मॉलिक्यूलरिटी 2। क्यों, ये एक मॉलिक्यूल है ये, लेकिन ऑर्डर कितना आ गया, ये 1 है, तो ऑर्डर इज 1। मॉलिक्यूलरिटी यहां पे 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 1 + 1 2, ऑर्डर हो गया 1। जब ये दोनों मैच नहीं कर रहा है इसलिए इसे कहेंगे हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। भाई हमारा जो फाइनल इक्वेशन है वो तो ये है, और इसके अंदर ऑर्डर कितना है, 1 है, और मॉलिक्यूल भी जो इन्वॉल्व है एक ही है, लेकिन दिख कैसा रहा है, बायोमॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलरिटी 2 नजर आ रहा है, ऑर्डर है 1, इसलिए तो ये सूडो हो गया। तो सूडो यूनिमॉलिक्यूलर क्योंकि एक ही मोल इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे hence this reaction is, अब 2 लेंगे यहां पे, ये हो गया सूडो फर्स्ट ऑर्डर और इसको हम कहेंगे सूडो यूनिमॉलिक्यूलर। तो ये सूडो का मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। सूडो का मतलब फॉल्स, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है या एक्सपेक्टेड वैल्यू है दोनों अलग अलग हो गया। जब हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड लिया तो ऐसा लगा कि अब बायोमॉलिक्यूलर होगा और ऑर्डर भी 2 होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या कह रहा है, नहीं, ऑर्डर तो सिर्फ 1 है। तो जब ये दोनों अलग अलग हो गया, फॉल्स, सूडो। अब ये सूडो कैसा हो गया, ऑर्डर भी हो गया सूडो, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर एंड सूडो यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि यहां पे एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, जबकि इक्वेशन में 2 दिख रहा है, सूडो बायोमॉलिक्यूलर हो गया, मतलब ये बायोमॉलिक्यूलर है इसलिए सूडो यूनिमॉलिक्यूलर, और ये हो गया सूडो फर्स्ट ऑर्डर। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑर्डर 1 एंड 1 2, लेकिन निकल गया कितना, 1। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल सूडो फर्स्ट ऑर्डर का या सूडो ऑर्डर रिएक्शन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं,
ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ कैन शुगर। अब यहाँ पे एसिडिक मीडियम में इसका जो हाइड्रोलिसिस है, पहले उसका रिएक्शन देखते हैं और इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। यहां से दो प्रोडक्ट मिला, अब इसमें देखिए एक है ग्लूकोज और एक है फ्रुक्टोज। अब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि यहां तो दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, पहले वो इक्वेशन लिखते हैं। एक्सपेक्टेड रेट जो है इसको हम लिख देंगे K, और ये हो गया C12H22O11 और साथ में ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल। और जैसा पहला एग्जांपल मैंने लिया है, सेकंड एग्जांपल में भी ऐसे ही हो रहा है कि यहां जो है एक्सपेरिमेंट से जब आपने रेट निकाला, उस रेट में वाटर का कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब वो ऑलरेडी लार्ज एक्सेस में है, तो यहां पे ये एक्सपेक्टेड था। अब हम जाएंगे यहां पे एक्सपेरिमेंटल रेट। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो बता रहा है कि रेट जो है यहाँ पे K डैश है, C12H22O11 है। इसमें वाटर इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी हम ये बोल सकते हैं कि K डैश जो है K इंटू वाटर है, तो यहाँ पे K डैश K इंटू वाटर। और जो मैंने आपको पहले भी बताया कि वाटर का मोलरिटी कितना होता है, 55.5। तो यहां ऑर्डर जो है आ रहा है 1, एक्सपेक्टेड ऑर्डर है 2 और एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है 1, इसलिए हो गया ये सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो यहां पे एक्सपेक्टेड ऑर्डर, अभी देखिए यहां से 1 1 2, ये जो एक्सपोनेंट है 1 1 2, तो 1 + 1 ये 2 हो गया। और एक्सपेरिमेंटल जो है ये ऑर्डर आ रहा है सिर्फ 1। जब ये दोनों मैच नहीं कर रहा है तो ये सूडो यूनिमॉलिक्यूलर या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हेंस इट इज सूडो यूनिमॉलिक्यूलर और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से जो है ये भी सूडो ऑर्डर का एग्जांपल है। अब दूसरा मैं लेता हूं, यदि किसी एस्टर का हाइड्रोलिसिस हम एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं तो क्या होगा। देखिए बेसिक मीडियम में करें तो डिफरेंट है, लेकिन एसिडिक मीडियम में सूडो ऑर्डर रिएक्शन का ही एग्जांपल है। अब इस हाइड्रोलिसिस को देखते हैं जो एस्टर का है। यहां पे हम इक्वेशन ले लेंगे, यदि मान लिए RCOOR जिसमें R एल्काइल ग्रुप है, इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो यहां पे देखिए RCOOH + R-OH, इस तरह से जो है हमें प्रोडक्ट मिलता है। अब यदि मान लिए हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे क्या रेट ऑफ रिएक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड रेट, तो ये हो जाएगा K और दोनों रिएक्टेंट यहाँ पे हैं तो अच्छा ये देखिए यहाँ पे एसिड कैटलाइज्ड का मतलब हो गया, यहाँ पे हमने H2SO4 ले लिया है जिसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, तो इसलिए एसिड कैटलाइज्ड है ये। तो ये हो जाएगा KRCOR- H2O। अब एक्सपेक्ट तो ये हो रहा है कि ये ऑर्डर जो है 2 होगा, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखते हैं कि फिर यहाँ पे वाटर इज कंसिडर्ड टू बी लार्ज एक्सेस। ये जो है लार्ज एक्सेस क्वांटिटी में जो है वाटर है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है। एक्सपेरिमेंटल रेट जो है हम लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे K डैश RCOOR-, ये देखिए अब यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 + 1 2, लेकिन है ऑर्डर कितना 1। और फिर यहाँ से हम बताएंगे कि K डैश जो है ये K और इंटू H2O है, और H2O जो लार्ज एक्सिस में है क्योंकि ये 55.5 ये मोलर कंसंट्रेशन, तो ह्यूज अमाउंट है ये 55.5। अब ये 0.1 0.2 मोलर यदि रिएक्ट हो रहा है, ये 55.5 है, तो इसके लार्ज एक्सेस होने से रेट पे कोई असर नहीं हुआ। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं,
ऑर्डर। अब ये देखिए ऑर्डर क्या आ गया 1, एक्सपेक्टेड क्या है 2, तो यहां पे हम ऑर्डर लिख देंगे, एक्सपेक्टेड है 2 और अभी यहां पे एक्चुअल आप इसको कहिए और आप कह दीजिए कि एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंटल है, तो ये वैल्यू आ गया आपका 1। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर या फिर सूडो यूनिमॉलिक्यूलर या सूडो फर्स्ट ऑर्डर। हेंस रिएक्शन इज यहां पे सूडो फर्स्ट ऑर्डर या सूडो यूनिमॉलिक्यूलर। तो मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया है कि सूडो का मतलब फॉल्स और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है और एक्सपेक्टेड अलग है, यहाँ पे सूडो ऑर्डर। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट से किस तरह से हम रेट को डिसाइड करते हैं, किस तरह से रेट इक्वेशन लिखते हैं और फाइनली जो हम कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर। इस क्वेश्चन को समझिए, यहां पे एक इक्वेशन दिया गया है 2p + q2 gives 2pq और ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं वो कुछ दिए हुए हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि रेट इक्वेशन क्या होगा और ऑर्डर क्या होगा। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो दिए हैं उससे हमें देखना है कि किसके कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट चेंज हो रहा है। अब यहां पे देखिए, तो ये जो है आप इसको मान के चलिए, रेट जो है ये मोल पर लीटर पर सेकेंड में है और ये तो आपको मालूम है कि मोलर कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर है, ये मोल पर लीटर है। अब ये जो है बैलेंस्ड इक्वेशन बता रहा है कि ट्राई मॉलिक्यूलर है और हम सोच रहे हैं कि ट्राई मॉलिक्यूलर है तो हो सकता है ऑर्डर भी 3 हो, लेकिन ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंट से ही हम बता सकते हैं। तो यहां पे अब देखते हैं बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2। अब ये देखिए 1 और 2 को देखिए, ये दिख रहा है कि P जो है ये कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और जो वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है उससे हम निकालेंगे रेट क्या होगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, मतलब P अब नहीं लेंगे। तो आपने देखा कि Q जो है ये हो गया डबल, Q डबल हो गया और यहां पे ये भी हो गया डबल। तो यदि मैं इसको ऐसा लिखता हूं कि रेट, अब रेट हमने लिया और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया है, ये देखिए आप, ये P कांस्टेंट है Q के ऊपर और एक्सपोनेंट हमने डाल दिया X। ये रेट जो है हम इसको R1 कर देते हैं, ये R1 है, मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए R1। अब यदि मान लिए हम यहां पे लेते हैं R2 और R2 जो है तो एक कांस्टेंट भी यहां डाल देते हैं, एक ही स्टेटमेंट में हो जाएगा और ये K कांस्टेंट तो K है, ये Q और यहां पे जो है ये भी है X। हमारे पास R1 R2 वैल्यूज दिए हुए हैं, तो चलिए अब हम देखते हैं यहां से हमारे पास क्या वैल्यू निकलेगा। R1 डिवाइडेड बाय R2 और ये हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय Q2 रेज़ टू पावर X। तो इसको Q1 Q2 कर दीजिए। ये बताइए R1 का वैल्यू कितना है, ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴, ये है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। Q1 कितना है 0.5, 0.5 ये है 1.0 रेज़ टू पावर X। यहां से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁴ कैंसिल। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/2 और ये 0.5 ये भी तो हो गया 1/2, ये रेज़ टू पावर X। तो जब आप कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट को तो वैल्यू क्या आ रहा है, X इज इक्वल टू 1। ये देखिए X इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हमारा जो है X का वैल्यू 1 आने से हम Q के कंसेंट्रेशन से किस तरह से रेट चेंज हो रहा है वो बता सकते हैं। अब यदि मान लिया हम एक्सपेरिमेंट नंबर, तो यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन जो आएगा वो आ गया X इज इक्वल टू 1, तो इसमें हम 1 डाल देंगे। अब हम देखते हैं, ये देखिए दोनों कांस्टेंट है, तो इसको हम यहां से लिखते हैं कांस्टेंट, यहां पे अब हम लिख देते हैं कांस्टेंट। यदि ये कांस्टेंट है तो अब हमारे डिस्कशन में
क्यू नहीं आएगा। तो पी तो यहां पे आपने डबल किया है, तो यहां पे अब लिख सकते हैं हम बाय एक्सपेरिमेंट नंबर। अब 2 and 3 लेंगे, 2 and 3, और यहां पे एक इंफॉर्मेशन हम क्या लिख सकते हैं कि P इज कांस्टेंट। यहां पे P इज कांस्टेंट, और यहां पे क्या कांस्टेंट है? Q, क्योंकि सेकंड थर्ड एक्सपेरिमेंट में ये हमने लिया है कांस्टेंट। क्या लिख सकते हैं? Q इज कांस्टेंट, चाहे वो लार्ज एक्सेस हो चाहे कांस्टेंट हो, उसका कोई रोल नहीं रहेगा। अब तो अब यहां पे देखेंगे हम, ये देखिए R1 बाय R2, और ये हो जाएगा हमारा P चेंज हो रहा है, तो P1 डिवाइडेड बाय P2 रेज़ टू पावर x, इस तरह से कर देंगे। ये वैल्यूज अलग अलग हमने लिए थे। अब R1 भी उतना ही है, R2 भी इतना ही है, तो यहां पे यदि हम लिख देते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 10⁻⁻4, और यहां पे P1 कितना है? 0.5, P2 कितना है? 1, और यदि चलिए इसको x की जगह हम y ले लेते हैं, ये रेज़ टू पावर y हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, ये 2 टाइम्स गया, और ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? यहां से 1/2 रेज़ टू पावर y इक्वल टू 1। अब कितना भी हो क्वांटिटी, उसका रेज़ टू पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा ही। तो यहां से हमें मालूम चल रहा है y इज इक्वल टू 0। तो अब बताइए यहां पे रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? वो अब यहां पे लिखेंगे, ये देखिए यहां से अब आएगा रेट, ये है k, ये p और ये q। तो p का एक्सपोनेंट कितना आ गया? p का एक्सपोनेंट है 0, q का एक्सपोनेंट हो गया 1, तो q के एक्सपोनेंट 1, इसका मतलब क्या हो गया? p के ऊपर चेंज करने से कंसंट्रेशन कोई रेट चेंज नहीं होता, लेकिन q यदि आपने 2 टाइम्स कर दिया तो रेट भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारा रेट एक्सप्रेशन जो है, रेट इक्वेशन हो गया ये, एंड ऑर्डर 1 + 0, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1, तो इसको हम लिख देंगे फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू p, तो फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू p, सॉरी p में तो 0 है, तो ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू q, ये q हो गया। दोनों मिलाकर जो है फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन यदि क्वेश्चन हो टोटल ऑर्डर क्या है, वो अलग हो जाएगा, और यदि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू p विथ रिस्पेक्ट टू q है तो हमें अलग अलग लेना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही बताता है रेट इक्वेशन क्या है। अब यदि p रेज़ टू पावर 0 है तो हम सीधे लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू k q डैश q1, तो ये हो जाएगा रेट इज इक्वल टू k q रेज़ टू पावर 1, मतलब p हम नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम सॉल्व करते हैं यदि कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है तो। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO एंड Cl2 हमें निकालना है। तो जो गिवन डाटा है उससे हम फाइंड आउट करेंगे कि किसके कंसंट्रेशन से कितना रेट चेंज हो रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 रिएक्टेंट है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट नंबर चूज करेंगे जहां पे एक कम से कम कांस्टेंट हो और सिर्फ सेकंड वेरिएबल हो, या सेकंड कांस्टेंट है फर्स्ट वेरिएबल हो। तो इसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट हमको चूज करने पड़ेंगे। तो जैसे आप ये देखिए 1 × 10⁻², 1 × 10⁻², यहाँ पे NO जो है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लूंगा एक्सपेरिमेंट 1 and 2। अब एक्सपेरिमेंट 1 and 2 से हमें क्या मिल रहा है कि NO इज कांस्टेंट, NO इज कांस्टेंट, ठीक है। अब यदि मान ली हम रेट एक्सप्रेशन इसको ऐसा कर दें कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू k NO2 रेज़ टू पावर x, Cl2 का एक्सपोनेंट है y। तो यहां हमें x एंड y निकालना है, तो NO इज कांस्टेंट। ये देखिए ये एक्सपेरिमेंट हमने चूज किया, ये NO कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा Cl2 का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का, सेकंड एक्सपेरिमेंट का, और ये हो जाएंगे ऑर्डर। तो यहां पे NO इज कांस्टेंट, तो यहां पे हम लिखेंगे
R1 डिवाइडेड बाय R2। अब हमने इसमें से Cl2 को, ये देखिए NO को हमने कांस्टेंट कर दिया है। अब यदि NO2, यस NO2 है ये, NO2 कांस्टेंट हो गया, तो अब Cl2 का वेरिएबल जो है वैल्यूज को हम देखेंगे, तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू, ये देखिए आपका जो है Cl2 का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कितना है, वैल्यू बताइए आप। तो ये Cl2 का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डिवाइडेड बाय Cl2 का सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ये देखिए 1 और 2, और इसका एक्सपोनेंट हमने कितना लिया है, y। R1 लेते हैं हम लोग 1.2 इंटू 10⁻²। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो R1 है 1.2 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 10⁻²। अब Cl2 जो है पहले है 1 इंटू 10⁻², 1 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻², और एक्सपोनेंट हो गया y। अब यहाँ पे देखिए ये जो है 2.4 है, ये 2.4, तो ये कैंसिल हो गया, और इससे जो है ये 2 टाइम्स गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 1/2, ये हो जाएगा 1/2 बाय y, ये एक्सपोनेंट है y। अब हम जब कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट का, तो y का वैल्यू आ गया 1, तो अब हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 1। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू Cl2, तो यहां लिखेंगे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू Cl2 इज 1। तो फाइनली तो हम यहां पे एक एक्सप्रेशन लिखेंगे ही, रेट K, और यहां पे हमारे पास है NO, और यहां पे है Cl2। अभी तो फिलहाल मैं x एंड y लिख दे रहा हूं, और y का वैल्यू आ चुका है 1। तो चलिए यहां पे मैं इसको अब चेंज कर रहा हूं, y का वैल्यू हो गया 1। अभी x का वैल्यू भी निकालना है। अब x के निकालने के लिए हमें NO को वेरिएबल बनाना है। तो इसमें हम देखेंगे ये दो एक्सपेरिमेंट जो हैं, इसमें कंसंट्रेशन जो है Cl2 का कांस्टेंट है, ये देखिए। तो हमने Cl2 को कांस्टेंट रख लिया। अब वेरिएबल कौन सा हो गया, ये है NO। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3, अब 2 एंड 3 से हमें क्या नजर आ रहा है कि ये जो है Cl2, ये देखिए ये Cl2 है, ये NO है। तो हम यहां लिखेंगे Cl2 इज कांस्टेंट। और यदि कोई रिएक्टेंट कांस्टेंट हो या लार्ज एक्सेस में हो, तो वो तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। तो यहां पे अब हम क्या लिखेंगे, तो ये वेरिएबल हमारा R2 एंड R3, तो यहां से R2 R3 के लिए ये दो एक्सपेरिमेंट, ये कांस्टेंट हो गया। अब इस पे डिपेंड करेगा, मतलब हम लिखेंगे R2 डिवाइडेड बाय R3, और यहां पे आ जाएगा NO का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसका वैल्यू, सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपोनेंट तो इसका x। ये देखिए x हमने लिया है, तो R1 बाय R2, तो ये वैल्यू आ गया कि कांस्टेंट हो चुका है, कैंसिल। अब R2 का वैल्यू है 2.4 इंटू 10⁻², R3 का वैल्यू है 9.6 इंटू 10⁻², और NO हमने कितना लिया है 1 इंटू 10⁻², 1 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻²। अब आप देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, और इसका एक्सपोनेंट कितना है, x है। इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, मतलब ये 1/4 इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर x। तो यहां पे आ जाएगा 1/4, और ये वैल्यू है 1/2 रेज़ टू पावर x। बिल्कुल क्लियर है कि x का वैल्यू कितना होगा। तो अब यदि इसको और सिंप्लीफाई करना है तो चलिए ऐसा कर लेते हैं। ये देखिए x का वैल्यू आ गया आपका 2। तो जब x का वैल्यू 2 आ गया तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा 2। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO है 2, एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू Cl2 है 1। तो ये जो है ये वैल्यूज आपके आंसर हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO विथ रिस्पेक्ट टू Cl2। NO को हो गया 2 और Cl2 का हो गया 1। तो हमारा इक्वेशन क्या है, रेट इज इक्वल टू K, NO का एक्सपोनेंट 2 और Cl2 का एक्सपोनेंट 1।
इस क्वेश्चन को देखिए, सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दिए हुए हैं और रिएक्टिंग साइड में तो OCl माइनस एंड I माइनस दिख रहा है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, उसके अंदर OH माइनस भी दिख रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन OH माइनस के प्रेजेंस में हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, पहले 2 क्वेश्चन में हमने 2 ही रिएक्टेंट लिया था, यहाँ पे 3 रिएक्टेंट है, मतलब 3 इक्वेशन तो हमें बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यदि मान लिए हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लें, तो देखिए 1 एंड 2 में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो सिर्फ ये वेरिएबल है। तो यहां पे हम लेंगे बाय एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, एंड 1 एंड 2 क्या कह रहा है, I माइनस एंड OH माइनस बोथ आर कांस्टेंट, तो I माइनस एंड OH माइनस आर कांस्टेंट। अब ये जब कांस्टेंट है तो वेरिएबल कौन सा है, सिर्फ ये है। तो यहां पे हम लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCl माइनस से, तो हम यहाँ पे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहले बना देंगे और इसका 2 रेट को कंपेयर कर लेंगे। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने ले लिया OCl माइनस इसका एक्सपोनेंट हमने ले लिया x, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो रेट एक्सप्रेशन आएगा क्या आएगा, रेट ये आएगा OCl माइनस, हमने इसको लिया x, I माइनस इसको हम लेंगे y एंड OH माइनस इसका हम एक्सपोनेंट लेंगे z। हमें 3 वैल्यूज निकालने हैं x, y एंड z। तो अब यहां पे रेट जो है, तो ये वैल्यू को हम ले लेंगे R1, ये है R2, R3 और ये हो गया R4। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हमने लिया है, तो इसलिए यहां आ जाएगा R1 बाय R2। अब R1 बाय R2 कितना है, वो वैल्यूज भी हम इसी में यही लिख देते हैं। R1 का वैल्यू है 1.75 डिवाइडेड बाय 3.50, और ये कितना हो जाएगा, OCl माइनस का ये डिजिट जो वैल्यू दिया हुआ है वो लेंगे हम, तो यहां हो जाएगा 0.0017 डिवाइडेड बाय 0.0034 और इसका एक्सपोनेंट है x। अब ये देखिए, ये हो गया 2 टाइम्स, ये भी हो गया 2 टाइम्स, तो हमारे पास वैल्यू आ रहा है 1/2 और ये 1/2 रेज़ टू पावर x है। कंपेयर कीजिए एक्सपोनेंट, तो x का वैल्यू कितना आ गया x इज इक्वल टू 1। मतलब ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ये जो हाइपोक्लोराइट आयन है ClO माइनस या OCl माइनस, दैट इज 1। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रहे हैं यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसके बाद हमें जो है I माइनस को वेरिएबल बनाना है और 2 जो हैं OCl माइनस OH माइनस, इनको कांस्टेंट करना है। तो अब आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 3 देखिए, यदि 1 एंड 3 हम देखते हैं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, 3 में ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये वेरिएबल है। चलिए इसको भी अब देखते हैं हम लोग। यहां लेंगे बाय एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3। अब 1 एंड 3 में क्या क्या है कांस्टेंट, OCl माइनस कांस्टेंट है और OH माइनस, तो यहां पे OCl माइनस एंड OH माइनस, तो यहां पे हमको मोलर कंसंट्रेशन है ना। अब देखिए मोलर कंसंट्रेशन को हमने m लिख दिया क्योंकि मोल पर लीटर, और वहां पे रेट जो है मोलरिटी सेकंड इनवर्स का मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो यहां पे आ जाएगा R कांस्टेंट। अब इस वैल्यू को हम कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 3 है, तो इसका मतलब R1 एंड R3 हमें लेना है। तो यहां पे लेंगे हम R1 डिवाइडेड बाय R3। R1 कितना है हमारे पास 1.75 डिवाइडेड बाय R3 3.50, और इसके बराबर क्या लिखेंगे हम, जो हमारा जो वैल्यू है, देखिए OCl OH माइनस बराबर है ये I का, तो I कितना है, फर्स्ट में इतना है, थर्ड में इतना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.0017 डिवाइडेड बाय 0.0034 और एक्सपोनेंट हो गया y। ये देखिए ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये भी कैंसिल है 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/2 y। तो इसका मतलब हमारा वैल्यू है y इज इक्वल टू 2, सॉरी 1, 1/2 है तो y इज इक्वल टू 1। तो यहां पे हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 1। चलिए अब जो है हमारे पास
तीसरा रिएक्शन जो हमारे पास बचा है उसके बारे में सोचते हैं। तीसरा जो है OH माइनस, इसके कंसंट्रेशन से रिलेटेड जो है उसको सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए हम देखते हैं, यदि हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 4 ले लें तो देखिए ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये यहां से वेरिएबल है। तो अब हम लिख देंगे बाय एक्सपेरिमेंट 1 और 4। तो 1 और 4 में OCl माइनस I माइनस बोथ आर कांस्टेंट, तो यहां लिख देंगे OCl माइनस एंड I माइनस आर कांस्टेंट। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक साथ ही सारा चीज आपको दिखे। यदि मैं अलग अलग क्लिपिंग करूंगा तो उसमें जो है आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, पहला स्टेप कौन सा है, इसलिए थोड़ा सा साइज लेटर का जो है थोड़ा सा छोटा हो गया है, थोड़ा सा उसको कोऑपरेट कीजिए। अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर वेरिएबल कौन सा है, ये है। तो हमें लेना है R1 एंड R4। तो यहां पे हम लेंगे R1 बाय R4 और R1 कितना है 1.75 डिवाइडेड बाय 4 है 3.50 और ये किसके बराबर हो जाएगा, OH माइनस कितना है ये। अब देखिए आप OH माइनस का पहला है 0.004, तो यहां हो जाएगा 0.0017 डिवाइडेड बाय फोर्थ भी है, सॉरी OH माइनस है 1, यहाँ पे जो OH का वैल्यू दिया हुआ है वो है 1 और यहां पे हो गया ये 0.5। ठीक है, तो 0.5 का मतलब हो गया ये 1 डिवाइडेड बाय 0.5 का मतलब 2 और ये कितना है, तो ये 2 और यहां पे हो गया हमारा Z। या ठीक है आप 1/2 ही रखिए, 1/2Z, ये तो Z वैल्यू है ही हमारा। अब ये वैल्यू जो है 2 टाइम्स है, तो 1/2 इज इक्वल टू 1 हाँ लेकिन ये जो है ये 2 हो जाएगा ना, इसको हम एक्सपोनेंट चेंज नहीं कर रहे हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2 को 1/2 अब कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -1। तो ये Z का वैल्यू जो है हम इसको चेंज करेंगे, Z ये -Z हो जाएगा। तो अब यहां पे देखिए ये कितना है, टोटल वैल्यू आ गया 2, उसके पावर Z है और ये 1/2 है, तो यहां पे 1/2 का वैल्यू Z, तो यहां पे ये -Z हो जाएगा ना, ये देखिए 2 है, 1/2 यदि आप ले रहे हैं तो यहां पे Z इज इक्वल टू -1। फिर से देखिए आप, ये 1/2 का मतलब हो गया 2, ये 2 है और यहाँ पे 1/2 है, तो या तो Z 2 लिख के उसको -1 कर दीजिए, या तो 1/2 इसको 1/2 कीजिए तो ये -Z आ जाएगा, तो Z इज इक्वल टू -2। या फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2, ये देखिए आप ये 1/2 है और ये 2Z है, तो इसको 2Z, तो इस तरह से भी हम Z-1 लिख सकते हैं, तो दोनों तरह से। अब हमारे पास वैल्यू है कि Z का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, Z इज इक्वल टू -1। -1 का मतलब हो गया कि जब आपने इनके कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख के इसको हाफ किया तो ये डबल हो गया। यदि हाफ का डबल हो गया इसका मतलब एक्सपोनेंट -1 है। इसके बाद अब आप देखिए यहां पे जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, अब रेट कांस्टेंट हो जाएगा K इज इक्वल टू, अब हमारे पास OCl माइनस जो है इस तरह से हम लेंगे और यहां पे ये कितना है 1, y क्या है हमारा I माइनस, ये भी है 1, इसका OH ये OH माइनस कितना है -1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा OCl का वैल्यू, OCl माइनस हम यहाँ पे ये ले रहे हैं, यहां से हम एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.0017 इंटू I माइनस भी है 0.0017 इंटू, अब ये देखिए इसका एक्सपोनेंट है -1, इसका मतलब OH, तो ये हो जाएगा, ये तो 1 ही है ना, तो अब इसका वैल्यू आप देख लीजिए कितना आ रहा है, ये जो भी वैल्यू है 0.0017 का होल स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आ जाएगा K का। तो इस तरह से हम ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ये भी निकाल लिए और यहां पे हो जाएगा OH तो -1 था तो सेम वही है, तो क्या आ गया 0.0017
होल स्क्वायर और उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहां भी ये क्लियर है ना, ये एक्सपोनेंट जो है इसको मैंने माइनस जेड कर दिया है 1/2 करके, वो जेड तो था ही। तो इस तरह से जो है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, इसके है 1, इसके भी है 2, 1, ये हो गया -1 और ओवरऑल जो रेट कांस्टेंट है 0.0017 का होल स्क्वायर।